हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, मैं आपसे एक कड़वी बात शेयर करना चाहता हूँ। आप में से शायद कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरीके की इस वक्त परिस्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, वो काफ़ी चिंता की बात है। और आज अगर हम एक्ट नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो लोग इस वक्त सही डिसीजंस नहीं लेंगे वो शायद अगले 2 से 3 साल में मार्केट में दिखाई नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 3-4 सालों से मार्केट में एक बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स की भीड़ आई है। नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन ये जो लोग आए हैं, इन्होंने एक ही चीज़ सीखी है, और वो है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। तो उन्होंने अभी तक सिर्फ बाय ऑन डिप ही देखा है। उन्होंने यही देखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी संकट आ जाए, लेकिन 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में मार्केट्स ऊपर जाते हैं। और साथ में उन्हें कुछ चीज़ें और सिखाई गई हैं कि आदमी हो या मार्केट, हमेशा ऊपर जाता है। Always remain invested. Don't try to time the markets. Market cannot be predicted. और सिप करते रहो। ये सारी चीज़ें उन्हें घुट्टी आप लोग में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। बहुत साल पहले जब हम लोग बच्चे थे तो उस वक्त छोटे बच्चों को घुट्टियाँ पिलाई जाती थी। तो वैसे ही ये जो चीज़ें हैं, ये लोगों को घुट्टी में की तरह पिला दिया गया है। आप टीवी चैनल में जाएंगे, वही चीज़ सुनने को मिलेगा। आप किसी एनालिस्ट को सुनेंगे, वही चीज़ सुनने को मिलेगा। इतने सारे आप वीडियोस देखते हैं, वहाँ पर वही चीज़ मिलेगा। एज इफ मार्केट का एक ही काम है कि सबके लिए वेल्थ क्रिएट करना। मार्केट को और कोई काम है नहीं, और मार्केट में पैसा लगाओ, सब अमीर बन जाएंगे। ये इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है। और यही कारण है, आप देखेंगे और देख रहे हैं कि लोगों को इतने लॉसेस हो रहे हैं, करोड़ों के लॉसेस। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने देखे हैं लोगों के पोर्टफोलियोज। करोड़ों के लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि ये जो लोगों को घुट्टियाँ पिलाई गई पिछले कई सालों से, जैसे कहते हैं ना कि आदमी सुन सुनकर, क्योंकि जब हर जगह कहीं पे भी आप जाते हैं, जब आपको एक ही चीज़ सुनाई देने को मिलती है तो आप उसे सच मान लेते हैं। और इसका परिणाम अब उन्हें देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी लोग धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा नंबर है जो इस पर ब्लाइंडली बिलीव कर रहा है। और वही लोग, अगर आप देखेंगे, मुझे डाउट है कि अगले 2-3 सालों में वो मार्केट को सर्वाइव कर पाएंगे। और ये मार्केट का एक नॉर्मल पैटर्न होता है। हमने कई साइकिल्स देखी हैं और हर साइकिल में यही होता है कि जो लोग संभल कर नहीं चलते हैं, सूनर और लेटर वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, और फिर वो दोबारा मार्केट में नहीं आते हैं। और फिर जब अगला साइकिल शुरू होता है तो उसी तरीके की एक नई भीड़ आती है। मार्केट इसी तरीके से चलता है। अगर आप देखेंगे, जो लोग पैसा कमाते हैं वो हर साइकिल में कमाते हैं, और उन्हें पैसा कौन देता है? तो उन्हें यही लोग देते हैं। ये मार्केट का कड़वा सच है, कोई आपको नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। और बहुत से लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, ओके, बट दिस इज़ द ट्रूथ। लोग कहते हैं ऑप्शंस मार्केट में 90% लोग पैसा लूज़ करते हैं, उसका तो हिसाब किताब एक्सपायरी में हो जाता है। स्टॉक मार्केट में 95% पीपल लूज मनी। आप डेटा जाके चेक कर लीजिए। जैसे लॉटरी होती है वैसे ही मार्केट होता है। लॉटरी में लक होता है, यहाँ पे लक नहीं होता है। कुछ हद तक लक होता है 20-30%, और 70-80% आपकी कैलकुलेशन, आपकी एनालिसिस होती है। लेकिन दोनों ही एक तरीके से काम करते हैं, यानी कि मेजॉरिटी विल लूज मनी एंड माइनॉरिटी विल मेक मनी। ओके, सो वही फंडा यहाँ पे चलता है। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लें, एक्सेप्ट कर लें, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो
हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से शेयर कर रहे हैं, और अभी भी रिसेंटली भी मैंने आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया कि हमें क्या करना है। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे उसके बारे में, और आने वाली कुछ वीडियोस में भी बात करेंगे। प्रिसाइसली हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि हमें क्या करना है। और इस वक्त हमें प्रॉफिट से ज़्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। ओके, सो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले आइए वॉर की सिचुएशन को देख लेते हैं। तो वॉर में फर्दर एस्केलेशन हो गया है। अमेरिका ने जो ईरान के हार्ग आइलैंड है उस पर बॉम्ब किया है, लेकिन वहाँ पर ऑयल पे नहीं किया है, वहाँ के मिलिट्री बेसिस को कहा गया है और एक सिग्नल देने की कोशिश की गई है कि देखो हमें तुम्हें पता है तुम्हारा ऑयल कहाँ रखा हुआ है और हम वहाँ मार देंगे, और तुम अपना हॉर्मुज़ खोल दो, जहाज़ों को जाने दो, नहीं तो तुम्हारे हम ऑयल रिजर्व्स को मारेंगे। ओके, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है हमें पता है मिसाइल कहाँ से आई है, तो मिसाइल दुबई से आई है, दुबई के काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया से आई है, और हम इसका रिवेंज लेंगे। ओके, और साथ में अगर देखें तो इस इवेंट के बाद भी ईरान ने अपने जो अटैक्स हैं यूएस एसेट्स पर करने जारी रखे हैं। उसमें आपके सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन एंड ओमान, इन सब में जो यूएस के एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स, उनको टारगेट किया है। साथ में हॉर्मुज़ में 2 वेसल्स को भी आग लगा दी गई है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी वार्न किया है कि हम तब तक यूएसए के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करते रहेंगे जब तक यूएस हम पर अटैक कर रहा है। तो फर्दर एस्केलेशन होता हुआ दिखा है। दोनों तरफ से वीडियोस भी जारी किए गए हैं। ट्रंप की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें ये बताया गया है कि देखो हमने मिसाइल मार दी। ईरान की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है, कार्टून, दोनों ने कार्टून वीडियोस बनाए हैं। ईरान ने ये दिखाया है कि देखो तुमने हमारे ऊपर मिसाइल मारी लेकिन हम टूटे नहीं हैं और हम जो है दोबारा से अटैक करें। तो उन्होंने वीडियो में दिखाया कि बहुत सारी मिसाइल ज़मीन से निकल रही हैं और वहीं पर वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग सर्च करेंगे तो वीडियो आप देख पाएंगे। अब इसके साथ जो हमारा नॉर्थ कोरिया वाला भाई है वो भी पिक्चर में आ गया है। वो कह रहा है भाई तुम लोग मिसाइल खेल रहे हो, हमें मिसाइल मारने नहीं दे रहे हो। तो कल उन्होंने 10 मिसाइलें ऐसे ही मार दी, समुंदर में ही मार दी, किसी को अटैक नहीं किया थैंकफुली। और उसका रीज़न क्या था कि यूएसए और साउथ कोरिया कोई मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे और वो ड्रिल अभी चलेगी, तो हो सकता है नॉर्थ कोरिया और मिसाइल मार दे, और इसकी वजह से जापान साउथ कोरिया में थोड़ा हड़कंप समझ गया। हो सकता है मंडे को भी मार्केट्स, एशियन मार्केट्स डाउन खुलें और उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। और ये जो ड्रिल है यूएसए की, ये 19 मार्च तक चलेगी, और जो नॉर्थ कोरिया देखते हैं कि क्या करता है। तो वो नॉर्थ कोरिया जो है इस कॉन्फ्लिक्ट का एक मैं कहूँगा कि एक ट्रम्प कार्ड है, और लेट्स होप कि उनकी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा थ्रेट 2 ही लोगों से, नॉर्थ कोरिया और रशिया। और आप देखेंगे ट्रम्प इनके सामने जो है बिल्कुल बदतमीजी नहीं करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। बाकी लोगों को वो हड़काते रहते हैं, जलील करते रहते हैं, और लोग सुनते भी रहते हैं। तो ये सिचुएशन जो है एस्केलेशन होती हुई दिख रही है। ये लेटेस्ट अपडेट है, आप सबको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता भी होगा। अब बात करते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन जो है ख़राब होती हुई हमें दिख रही है। देखिए, आप अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत होपफुल होंगे, तो ये एज्यूम करेंगे कि ठीक है यार, ये लड़ाई कितने दिन चलेगी, 3, 4, 5 महीने में भी ज़्यादा चल गई, फिर भी ख़त्म हो जाएगी, तो हम वापस से मार्केट्स बाउंस बैक हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है। अब इस वॉर का आउटकम मैटर नहीं करता। अब चाहे कुछ भी आउटकम हो, डैमेज हैज़ बीन डन। ओके, मैं शेयर करता हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो ऑयल का इक्वेशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। पहले हम ईरान से ऑयल लेते थे और रशिया से ऑयल लेते थे। रशिया हमें डिस्काउंटेड ऑयल देता था, बेशक वो ऑयल हमारे पास नहीं आता था,
अंबानी जी के पास जाता था, अंबानी जी उसको रिफ़ाइन करके यूरोप को बेचते थे और पैसे कमाते थे, कुछ सरकार भी कमाती थी। लेकिन एक इसका एडवांटेज ये था कि कम से कम हम सस्ता ऑयल खरीद रहे थे, तो डॉलर हमारी करेंसी पर उसका प्रेशर नहीं पड़ता था। तो वो बंद हो गया तो हमारी करेंसी पर प्रेशर डालेगा। दूसरा, ईरान हमारा 4th लार्जेस्ट सप्लायर था और ईरान से हम रुपया का ट्रेड करते थे, रुपए में पेमेंट करते थे और 60 दिन का क्रेडिट भी मिलता था और उनके खुद के शिप आकर दे के जाते थे और इंश्योरेंस भी हमको नहीं पे करना पड़ता था। अब वो बेनिफिट भी चला गया। तो आप ईरान और रशिया से जो एडवांटेज था, जो हमारी करेंसी को, हमारे इकॉनमी को, वो अब ख़त्म हो गया। तो उसका कॉस्ट अब हमको परमानेंटली बेयर करना पड़ेगा। फ्यूचर में चांसेस बहुत कम है कि ऐसा होगा। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं रशिया से तो हम लगातार ऑयल ले रहे हैं, डेटा भी दिखाया कि देखो हम तो ले रहे हैं, हमने बंद ही नहीं किया। भाई वो फ्यूचर्स का डेटा था, जो आपने फ्यूचर्स 2-3 महीने पहले बुक किए थे उसकी डिलीवरी अभी आ रही है। अब अमेरिका ने हमें इजाज़त दे दी है कि ठीक है 1 महीना और ले लो, तो आप 1 महीने बाद का फ्यूचर ले लोगे तो अगले 2-3 महीने तक सप्लाई आएगी। लेकिन उसके बाद क्या हम रशियन ऑयल खरीदना जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो एक तो वो नेगेटिव है। ईरान तो पूरी तरीके से पिक्चर में चला गया है और अब हम अमेरिका से ऑयल खरीदेंगे, महंगा मिलेगा, इंश्योरेंस ज़्यादा होगा और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये एक परमानेंट हमारी करेंसी के लिए एक वीकनेस बन जाएगा, जब तक कि हम अपने आसपास जो है सस्ता ऑयल ना खोजें। तो कुछ भी होता है, ऑयल तो अब शायद हम ईरान से नहीं ले पाएँ अनटिल अनलेस हम जो अमेरिका का को छोड़कर ईरान से अपनी टाइज़ को दोबारा रीस्टेब्लिश करें। और ऐसा होता हुआ हमें दिख भी रहा है, लेकिन वो किस हद तक जाएगा वो हमें देखना है। अब 2 सिचुएशन की बात करते हैं। कब वॉर ख़त्म होगा? तो वॉर का ख़त्म होने का नियर टर्म में कोई सीन नहीं है। ओके, ये आप भी जानते हैं, सब लोग भी यही बात कह रहे हैं। अब 2 सिचुएशन की बात करते हैं। एक सिचुएशन में अगर अमेरिका जीत जाता है, अगर अमेरिका जीत जाता है तो क्या होगा? ईरान जीत जाता है तो क्या होगा? अमेरिका अगर जीत जाएगा तो क्या होगा कि सारा ईरान का ऑयल वो कब्जा कर लेगा, जैसे इराक का कब्जा कर लिया। और ईरान का ऑयल इसलिए उसे चाहिए क्योंकि जो वेनेजुएला का ऑयल है वो काफ़ी गाढ़ा है, वो इतना गाढ़ा है कि वो पाइप से भी नहीं बहता है। ईरान का ऑयल वो उसमें मिक्स करके फिर बेचेंगे। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि जितना आपने वॉर में पैसे गंवाए हैं, जो भी आपका सिस्टम तो सारा फेल हो गया, एयर डिफेंस कुछ भी आपका नहीं चला, सब जितने भी बेसेस में आपने लगाए थे सब फेल हो गया और इतना मॉनेटरी लॉस भी हुआ है। तो वो लॉस की भरपाई के लिए वो महंगा ऑयल बेचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो सस्ता ऑयल बेचेगा। और इधर गल्फ़ का पूरा ऑयल उसके कंट्रोल में है, वेनेजुएला का ऑयल उसके कंट्रोल में है, ईरान का भी ऑयल उसके कंट्रोल में हो जाएगा। फॉरगेट चीप ऑयल, जब तक उसका कर्जा पूरा क्लियर नहीं होता, वो हो सकता है 150, 200, 300, 400, 500, क्योंकि अब उनके मुंह में जो परसेंटेज आता है वो बोल देते हैं 400% टैरिफ लगा दूंगा, 500 लगा दूंगा। तो क्रूड में क्यों नहीं लगाएंगे? जब मोनोपोली हो ही गई तो क्यों? तो इसका इम्पैक्ट आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हमारे इन्फ्लेशन की तो क्या ही बात करें, हमारी करेंसी तो फ्री फॉल में आ जाएगी और ये जो रेट कट की बात हो रही है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। अगर ईरान जीत गया, देखिए ईरान टेक्निकली तो जीत नहीं पाएगा, उसके लिए जीत यही होगी कि अमेरिका लड़ाई से भाग जाता है, इजराइल बर्बाद हो जाता है और फिनेंशियली वो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा हिट करता है। अगर ऐसा होगा तो भारी डिस्ट्रक्शन के बाद होगा। ओके, ईरान के ऑयल एसेट्स भी बर्बाद हो जाएंगे, ईरान आसपास के ऑयल एसेट्स को भी बर्बाद करेगा, क्रूड ईजिली 130-140 के आसपास पहुंच जाएगा और सालों तक वहां पे रहेगा। वैसे सिचुएशन में भी सेम आउटकम हमें देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्लोबली रिसेशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे यहाँ हमारी करेंसी वंस अगेन फ्री फॉल में आ जाएगी। तो दोनों सिचुएशन में ये मैटर नहीं करता कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम लूज़र रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ईरान जीत जाएगा तो वो चाइनीज़ क्लाइंट बन जाएगा, क्योंकि उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइना बिल्ड करेगा और हो सकता है हमें फिर चाइनीज़ करेंसी में ऑयल भी खरीदना पड़े। तो दोनों सिचुएशन में अगर आप देखें कि हमारे मार्केट्स को राहत मिलने वाली नहीं है। तो
ये एज्यूम करना कि ठीक है ये सब तो चलता रहता है, 2-3 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा, ओवर सिंप्लीफिकेशन है। और हमें तैयार रहना चाहिए कि वर्स्ट केस में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे में देखिए करना क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। अगर आप होप पे टिके हुए हैं कि अरे ठीक है कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। अभी आपको एक्ट करना है। तो क्या क्या करना है मैं स्पेसिफिकली आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली चीज़ तो है कि ये मत सोचिए कि ये काफ़ी गिर गए स्टॉक, मार्केट गिर गया, अभी खरीद लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, 1-2 हफ्ते में सीज़ फायर हो जाएगा। तो मैंने आपको सिनेरियो बताया, सो खरीदिए, पूरा पैसा मत लगाइए, ओके। अभी हम सिर्फ 10 से 12% ही गिरे हैं और स्टॉक्स 30-40-50% तक गिर गए हैं, लेकिन 90% स्टॉक्स जो है ना जंक स्टॉक हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड हैं ही नहीं। और जो 10% हैं वो अभी भी वैल्यू जोन पर नहीं है, निफ्टी भी वैल्यू जोन पर नहीं है। जब तक हम 17-18 पी पर नहीं आ जाते, निफ्टी को भी वैल्यू जोन पर नहीं माना जाना चाहिए। तो इस मोड में नहीं रहना है कि हो गया सस्ता हो गया, सारा पैसा लगा देते हैं। पास्ट के क्रैशेस को जाकर देखिए, 60% मार्केट गिरे हैं और हम तो अभी 10-12% पर हैं, ओके। सो जब पास्ट में गिरे, अभी क्यों नहीं गिरेंगे? ऐसा क्या लॉजिक है? और फॉरगेट मार्केट्स, इवन स्टॉक्स की जो वैल्यूएशंस हैं, जो ग्रोथ आउटलुक है, उसके बेसिस पर जो भी आप उसे वैल्यू करेंगे, ज़्यादातर स्टॉक्स अभी भी वैल्यू जोन पे नहीं है, और जो हैं उनमें ग्रोथ की प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। ध्यान रहे 90% इस वक्त हमारे इंडियन मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, दे आर जंक स्टॉक्स। जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो अभी भी ढंग से नहीं गिरे, तो नीचे के लेवल पर हमें तैयार रहना है, ओके। अब हमें क्या करना है, देखिए पहली चीज़ तो यह है कि स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन से स्टॉक को हमें रखना है, कौन से को नहीं रखना है। पिछले वीडियो को अगर रेफ़र कीजिए, उसमें कुछ डिटेल्स हमने शेयर की थी। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी एक प्रैक्टिकल हम केस स्टडी दिखाएं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। तो अच्छे स्टॉक्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बट उसका अच्छा प्राइस भी हमको पता करना है कि किस प्राइस पर हमें लेना है, ओके। सो अच्छा स्टॉक अगर आप महंगा लेंगे तो भी लॉस है, क्योंकि आप 100 रुपये पे मान लीजिए प्राइस चल रहा है और वो 80 पे आ गया, 80 पे आ गया, तो आपको लगेगा चीप है, 20% डाउन है, बट उसकी वैल्यू तो 60 है, आप 80 पे ले रहे हैं, स्टिल यू आर टेकिंग यू बाइंग एन ओवर वैल्यूड स्टॉक। सो एक 80 पर अगर खरीद रहे हैं और आपको पता है 60 की वैल्यू है, तो 60 पर भी रखिए, ओके। और कैश इस वक्त रखिए। कैश रखने से 2 फायदे, पहला इकोनॉमिक सिचुएशन किधर टर्न लेगी, वी डोंट नो, यू शुड हैव कैश। दूसरा, अभी आप खरीद लेंगे और जब 50% डाउन स्टॉक मिलेगा करंट लेवल से, तो आपको रिग्रेट होगा, ओके। और अगर नहीं मिलता है, तो अगर मान लीजिए 50% नहीं भी गिरता है, तो इस लेवल पर कुछ तो आप लेंगे। और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा से जाएं और जिस तरीके की सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर की, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई ड्रामेटिक यहाँ से मार्केट में राइज बहुत जल्दी होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में आज कोई भी ग्रोथ स्टोरी नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ग्रोथ स्टोरी है, कौन सी ऐसी स्टोरी है जो अगले 5 साल 10 साल तक ग्रो करने वाली है, ओके। अब हम अपने बुल ट्रैक पोर्टफोलियो की भी बात कर लेते हैं। जो हमारे डोमेस्टिक पोर्टफोलियो है, उसमें हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी भी बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं। तो देखिए, उसमें हमने ऐसे बिजनेसेस को रखे हैं जिनका टैरिफ से दूर दूर लेना नहीं है। फार्मा के स्टॉक्स हैं, हेल्थ केयर के स्टॉक्स हैं, कंजम्पशन स्टोरी को हमने रखा हुआ है, और सारे जो है हम क्वालिटी प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स को रखा हुआ है, ओके। और हमने आपके साथ पहले ही शेयर भी किया हुआ है कि हमें उसे 3 लेवल पर लेना है, नीचे के लेवल्स पे भी हमने आपके साथ शेयर किया है। तो स्टिक टू दैट फॉर्मूला। और ग्लोबल पोर्टफोलियो भी अभी हमने लिमिटेड स्टॉक्स डाले हैं और इस करेक्शन पे अभी हम और डालेंगे,
और उसे हम जोग्राफिकली भी डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम प्रॉफिट मेकिंग क्वालिटी स्टॉक्स को डालें जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जो अगर 2 साल भी मार्केट में रिसेशन आ जाए तो भी वो कंपनी सर्वाइव हों। ऐसी कंपनीज को हम अपने पोर्टफोलियो में आज के वक्त रखेंगे। हमें ज़्यादा डिफेंसिव रहना है और पोर्टफोलियो में 20-30% ग्रोथ के स्टॉक्स, और वो भी अच्छी बैलेंस शीट के साथ, और 50-60% हमें जो ऐसे स्टॉक्स को रखने हैं जिनकी सॉलिड जो है बैलेंस शीट है। तो इन सारे फैक्टर्स को आप भी कंसिडर करिए अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1-2 दिन में जो वीडियोस आएँ उसमें कुछ प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएं कि कैसे हमें स्टॉक्स को रखना है और किन स्टॉक्स को छोड़ना है। और कोशिश करिए कि वही एसेट्स को में इन्वेस्ट रखने के लिए, अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, जिनमें पिछले 5 साल तक भी अच्छा परफॉर्मेंस है, अगले 5 साल भी अच्छा परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है, कम से कम बहुत ज़्यादा गिरावट ना हो, और अगर 2 साल बड़ा रिसेशन आ जाए तो वो कंपनी सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, हो सकता है ये बेयर रन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी चले। हिस्टोरिकली बेयर रन्स कम से कम 18 महीने चलते हैं और 20 से 30% की गिरावट होती है। तो उस सिचुएशन को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगेगा ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।